महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटर का एक नया ड्राफ्ट जारी किया है। अब बिल्डर को प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी को देना होगा। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाली इमारतें वो रेगुलेटर के दायरे में आएंगी। जो बिल्डर नए कानून के नोटिफिकेशन के 90 दिन में ट्रांजैक्शन नहीं करवाएगा वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकेगा। इसके मुताबिक बिल्डर को पार्किंग की रकम वसूलने पर एग्रीमेंट में भी ये बात दिखानी होगी। और हम आपको बता दें कि बिल्डर अगर समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकता है तो उसे पेनल्टी के अलावा 3 साल जेल की सजा तक हो सकती है। मेरे साथ लासिस फॉरेस्ट के एमडी पंकज कपूर जुड़ गए हैं। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो काम कैसे करेगा? देखिए, प्रोसेस की बात ये हुई कि एक रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश होने के बाद जो है सारे डेवलपर को जो भी प्रोजेक्ट्स इसमें एलिजिबल हैं, स्पेशली जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, उन सबको अथॉरिटी के पास अपने प्रोजेक्ट की डिटेल देनी पड़ेगी। इस डिटेल के अंदर इनको तमाम डिटेल है जिसमें प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रोजेक्ट का सैंक्शन प्लान है, टाइटल रिलेटेड, लैंड रिलेटेड डिटेल है। सारी चीज़ें रेगुलेटर को सबमिट करनी पड़ेगी और सबमिट करने के बाद उसके अंदर बाकी सारे प्रोविजंस भी हैं जिसके अंदर कई जगह की पैरिटीज़ भी लेके आए कि इन केस जो बिल्डर्स प्रोजेक्ट का प्रपोज प्लान है उसका एक टाइम शेड्यूल होता है, उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से उसको एडहेयर करना पड़ेगा। इन केस अगर डिले होता है उसकी तरफ से तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक पैरिटी के साथ इंटीग्रेट किया गया है कि आप जो प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ एसबीआई है प्लस 2% आप उस पर बिल्डर अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो बिल्डर को देना होगा, अगर कंज्यूमर की तरफ से डिफ़ॉल्ट होता है तो सेम रेट जो है कंज्यूमर की तरफ से आएगा जी। एस्क्रो अकाउंट का भी प्रोविजंस रखा हुआ है जिसके अंदर और पहले थोड़ा सा इस पे कंफ्यूजन था कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो हैं जो पहले से चलती चली आ रही हैं उसके अंदर 70% जो मनी है वो एस्क्रो अकाउंट में कैसे मेंटेन की जाएगी, उसका भी एक प्रॉपर फार्मूला बता दिया है कि 3 लोग होंगे, एक आर्किटेक्ट होगा, इंजीनियर होगा और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन को जो कितना परसेंटेज कंप्लीशन हो गया है उसके बेसिस पे वैल्यू एस्टिमेट करेगा और उसके बेसिस पे एक रिसीवेबल का आकलन होगा और उसके बेसिस के ऊपर जो है एस्क्रो के अंदर किस तरीके से पैसा रखा जाएगा, कैसे उसका विड्रॉल होने वाला है बिल्डर की तरफ से। तो काफ़ी मैथमेटिकली तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया है और क्लियर किया है। जहाँ इसके अंडर में आएंगे, देखिए मेरे हिसाब से तो जो 95% ऑफ सप्लाई है जिस हिसाब से जो प्रोविज़न है कि आपके पास तो मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट 100% बिल्डर आ जाएंगे जितने भी मार्केट के अंदर हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि जो आपका एक डेफिनीशन दिया है कि प्रोजेक्ट की, तो उस प्रोजेक्ट की डेफिनीशन के हिसाब से इतना सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं लगभग इसके अंदर। तो महाराष्ट्र में अगर मुंबई के अंदर इट्सल्फ देख लीजिए तो इस वक्त करीब 2,500 डेवलपर्स हैं, करीब 4,000 के करीब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। पूना के अंदर देख लीजिए तो अगेन कुछ 800-900 डेवलपर हैं और 1100-1200 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी जी। सिमिलरली नागपुर और बाकी जिस तरह के नियम यहाँ पर बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं पर फेवर करते हैं कंज्यूमर को। तो क्या जो रियल एस्टेट का बिल्डर है उसके लिए किस तरह से फायदेमंद साबित होगा? देखिए, अगर ओवरऑल सेंस में एफिशिएंसी आती है तो बढ़िया है, बट यहाँ पे एक पॉइंट और भी मैं बोलूँगा कि जब एक्ट बना था, जो सेंट्रल एक्ट बना था उसके अंदर प्रोविज़न था और हम ये सोच रहे थे कि जो अथॉरिटी सारे डिस्क्लोजर डेवलपर से ले रही है ये कंज्यूमर को अवेलेबल होगा। जो मैं बात करता था ये पारदर्शिता की बात होगी, लेकिन जिस तरीके के रूल आए हैं, अगर आप चैप्टर 4 पे जो रूल है इसका जो है 20 नंबर पॉइंट है उसके अंदर देखिए तो उसमें दिया है कि जो अथॉरिटी होगी वो जो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के लिए पब्लिश करने वाली है उसके अंदर बहुत सारे ये डिस्क्लोजर हटा दिए गए हैं। तो अगर मैं ये पहले एक तरीके से देख रहा था कि ये रेगुलेटरी एक्ट
के 3 बहुत बड़े पिलर हैं। एक इसके अंदर पारदर्शिता आने वाली है, एक अकाउंटेबिलिटी आने वाली है और उसके बेसिस पे एक एफिशिएंसी आने वाली है, जिससे पूरी इंडस्ट्री और डेवलपर सब लोग जो हैं बेनिफिट होने वाले हैं। मुझे लगा कि जो नए रूल आए उसके अंदर जो पारदर्शिता की हम बात कर रहे थे वो वापस ओपेक हो गई कि अगर बिल्डर का सैंक्शन प्लान हमें अवेलेबल नहीं होगा, यूनिट का कारपेट एरिया, नंबर ऑफ यूनिट अवेलेबल नहीं होगी, तो आज जिस तरीके का एक बात चल रही थी कि आप 500 स्क्वायर फीट का घर खरीदते हैं, उसका सेलेबल एरिया कुछ 900 स्क्वायर फीट हो जाता है और बीच का जो स्पेस है वो सुपर बिल्ट अप लोडिंग है, इसका कोई कैलकुलेशन किसी को नहीं मिलता था। तो पहले लग रहा था कि जब डिस्क्लोजर आएगा तो एक कंज्यूमर है घर खरीदने से पहले उसको ये सारी बात यहाँ पर हो रही है। एक और आपसे बात जानना चाहूंगी कि क्या यहाँ पर इस रेरा के अंदर जो बिल्डर्स आएंगे वो नए बिल्डर्स होंगे या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की वो इसके अंदर आएंगे और पुराने वाले भी आएंगे या सिर्फ नए वालों को इसके अंदर लाया जाएगा? देखिए, स्टेट जो एक्ट है वो क्लियरली स्टेट करता है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं जहां ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं, वो सारे इसके प्रीव्यू में आएंगे। तो ये पुराने भी सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। तो आज करीब मुंबई में ही अलोन 4000 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं जो डिफरेंट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन पे हैं। तो ये सारे आ जाएंगे। वो प्रोजेक्ट जिसके अंदर ओसी आ चुका है केवल वही एक्सक्लूडेड है। तो रेरा के अंदर यहाँ पर नए और पुराने जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं वो सब आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस कदम को आगे बढ़ाया है और कहीं ना कहीं पर जो ये एक नई अथॉरिटी यहाँ पर फॉर्म होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को ध्यान में रखकर इसके जो नए नियम लागू है वो उनको लागू यहाँ पर किया जाएगा।